वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं दैनिक जागरण की 7 दिसंबर की खबरों को। दोस्तों, दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हैं। दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हिंदी वोकैब के नजरिए से, साथ ही साथ करेंट अफेयर के नजरिए से, और उसके साथ में जो है हमारी विचारों को थॉट बिल्डिंग में भी काम आता है। तो दैनिक जागरण हमारे अ, परीक्षा के दौरान जो है, हमारी तैयारी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है पढ़ना। इसीलिए हमने यह इनिशिएट स्टार्ट किया है, ताकि जो है हमारे जैसे उन साथियों का भी हेल्प हो सके जो हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के फ्रंट न्यूज के साथ। आज के न्यूज का, नेहरू की गलती का खामियाजा, वर्षों तक कश्मीर व देश को भुगतना पड़ा। शाह अमित शाह जी ने कहा कि नेहरू जी ने जो गलती करी थी उसका खामियाजा वर्षों तक कश्मीर व देश को भुगतना पड़ा। ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, कब कहा? और तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का हमलों पर करारा जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि कश्मीर में 45,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार अनुच्छेद 370 था, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती का खामियाजा वर्षों तक कश्मीरी सहित पूरे देश को भुगतना पड़ा है। शाह ने कश्मीर को जम्मू कश्मीर के विलय के दौरान नेहरू समेत सभी नेताओं की भूमिका पर सदन के भीतर चर्चा की चुनौती दी, जिसे सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्वीकार भी कर लिया। लोकसभा ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लाखों नोकझोंक के बाद जम्मू कश्मीर से जुड़े ओबीसी आरक्षण और विधानसभा में विस्थापितों से 3 सदस्यों को नामित करने से जुड़े विधेयकों को सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। तो अ, लोकसभा में जो जो जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक, कश्मीर के विधानसभा से संबंधित और आरक्षण से संबंधित विधेयक, उसको पास कर लिया गया। और शाह ने कहा कि जब हमारी सेना जीत रही थी तब नेहरू ने अचानक युद्ध विराम घोषित कर दिया। इस कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जन्म हुआ। यदि युद्ध विराम 3 दिन बाद होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती, कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर अमित शाह ने कहा कि जो 1962 का युद्ध जो चल रहा था, हमारा जो समय जो है समय, और साथ ही साथ जो है कश्मीर वाले मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाकर गलती की, ऐसा नेहरू जी पर आरोप लगाया शाह ने। नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में अपनी गलती स्वीकार की है। शाह ने नेहरू की इन गलतियों को ब्लंडर बताया। उन्होंने कहा इसकी वजह से 40,631 परिवारों को अपने देश में ही विस्थापित होना पड़ा। कश्मीर से पलायन करने वालों की आंसू पोंछने का काम सिर्फ पीएम मोदी ने किया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं होने के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अलगाववाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। शाह ने कहा कि यह विधेयक भी विस्थापितों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने का है। उनके अनुसार कश्मीरी विस्थापितों में 2 सदस्यों को नामित करने की विधानसभा में उनकी आवाज गूंजेगी। इस तरह के से गुलाम कश्मीर से आए विस्थापितों में से एक सदस्य नामित होने से विधानसभा के भीतर उन्हें आवाज मिलेगी। गुलाम जम्मू कश्मीर से आए इन विस्थापितों को 70 वर्षों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास को हर प्रताड़ित विस्थापित कश्मीरी याद रखेगा। तो जो मंगलवार को एक विधेयक पेश किया गया था गृह मंत्री के द्वारा, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित उसकी विधानसभा सीटों, आरक्षण, और फिर जो उपराज्यपाल हैं उनके उनके द्वारा नामित करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ये हमारे लिए न्यूज का है, खबर न्यूज का। आपत्ति उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, बल्कि कश्मीर पर हो रहे प्रयास, शांति बहाल करने के प्रयास पर होने, और अधिक ज्यादा जल्दी कश्मीर में शांति बहाल करने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा संगठित करने की जरूरत है। सरकार ने अमली जामा पहनाया है और कल जो है लोकसभा से भारी मतों से जम्मू कश्मीर की संरचना और जो
आरक्षण वाला जो विधेयक था पास कर दिया गया है। अब दूसरा न्यूज है, इसको जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 यांत्रिक सुरक्षा के लिहाज से सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों में इसको लिंक किया जा सकता है। दूसरा न्यूज है, घर बैठी नौकरी के नाम पर ठगने वाली 100 वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। घर बैठे नौकरी और घर बैठे कमाई का झांसा देकर लोगों को ठगने वाली 100 वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C इन वेबसाइटों की पहचान कर पिछले सप्ताह इनके खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की गई थी। इसके बदले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन्हें बंद कर दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार वेबसाइटें विदेशी धरती से चलाई जा रही थी। इन्हें भारतीयों के साथ धोखाधड़ी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। ये विज्ञापन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जा रहे थे। तो जो वेबसाइट थी वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर बहुत से भारतीयों को, बच्चों को, यंगस्ट को ऐसा झांसा देकर फंसाया जा रहा था। उन वेबसाइटों को सरकार के द्वारा अब बंद कर दिया गया है। ये था सेकंड। हमारा जो थर्ड न्यूज है, थर्ड न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश को बचाने के लिए सरकार को मिले छूट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूर्वोत्तर के कई राज्य उग्रवाद व हिंसा से प्रभावित हैं और देश को बचाने के लिए सरकार को आवश्यक बदलाव की स्वतंत्रता और छूट दी जानी चाहिए। असम में लागू नागरिकता अधिनियम धारा 6(a) का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि देश के समग्र कल्याण के लिए सरकार को कुछ समझौते करने होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सरकार को कुछ छूट देनी होगी। आज भी आज भी पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से में हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे राज्य हैं जो उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित हैं। हमें सरकार को उतना छूट देनी होगी कि वह देश को बचाने के लिए जरूरी बदलाव कर सके। यह टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि धारा 6(a) एक समान रूप से लागू होती है और घुसपैठियों को फायदा पहुंचाती है जो नागरिकता कानून का उल्लंघन कर असम में रहते आ रहे हैं। संविधान पीठ असम के घुसपैठियों से संबंधित नागरिकता कानून की धारा 6(a) की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। नागरिकता कानून की धारा 6(a) को असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। इसके मुताबिक बांग्लादेश समेत निर्दिष्ट क्षेत्र में 1 जनवरी 1966 के बाद 25 मार्च 1971 से पहले असम आए और तब से वहीं रह रहे लोगों की धारा 18 के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अपना पंजीकरण कराना होगा। दीवान ने इस प्राविधान को गैर कानूनी घोषित करने की मांग करते हुए मंगलवार को केंद्र को यह निर्देश देने को कहा था कि 6 जनवरी 1951 के बाद असम आए भारतीय मूल के सभी लोगों को बसाने व उनके पुनर्वास के लिए वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के परामर्श से एक नीति तैयार करे। पीठ ने सवाल किया कि क्या संसद इस आधार पर असम में संघर्ष जारी रहने दे सकती है कि कानून राज्यों के बीच भेदभाव करेगा। 1985 में असम में स्थिति ऐसी थी कि वहां बहुत हिंसा हो रही थी। उन्होंने जो भी समाधान खोजा होगा वह निश्चित रूप से अचूक होगा। शुरुआत में दीवान ने कहा कि असम के घुसपैठियों से विदेशी अधिनियम की धारा 3 के तहत निपटे जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धारा 6(a) का अस्तित्व आज भी असम में अवैध रूप से आने और नागरिकता के लिए दावा करने में मदद करता है। पवन दीवान का कहना है कि जो लोकल जो वहाँ के हैं, लोकल रेसिडेंसी वहाँ के लोग निवासी हैं, उन्हें इस धारा से परेशानी हो रही है। जो घुसपैठी
आते हैं और 6A के जरिए जो है अपनी नागरिकता का दावा करते हैं और नागरिकता लेते हैं, जिससे वहाँ के नागरिकों को प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने दलील रखा कि इसको अवैध घोषित किया जाए और इस धारा के माध्यम से वहाँ की लोकल वासी हैं उनकी अधिकारों की रक्षा की जाए। असम को सजाती एकल वर्ग से अलग करना अस्वीकार्य। वरिष्ठ अधिवक्ता दीवान पवन दीवान ने कहा कि असम व पड़ोसी राज्य सजाती एकल वर्ग बनाते हैं और असम को उनसे अलग करना अस्वीकार्य है। किसी हिंसक या राजनीतिक आंदोलन के बाद किया गया राजनीतिक समझौता वर्गीकरण का आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना किसी समय सीमा की बड़ी संख्या में घुसपैठियों को नियमितीकरण मंजूरी देना असम के लोगों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक आकांक्षाओं को कमजोर करता है। ये था असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कुछ जो दायर किए गए थे। विधानसभा के बाद जो है 10 मंत्रालय के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अब सीधा इधर हम डायरेक्ट एडिटोरियल पेज पे चलते हैं। एडिटोरियल में पूर्वी सीमा को लेकर सतर्क रहे भारत, ये जो आर्टिकल है पर जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल है। पूर्वी सीमा को लेकर सतर्क रहे भारत, भारत की उत्तरी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाली घुसपैठ सदा से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती रही, लेकिन चीन की आक्रामक नीतियों के चलते हमारी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। यह खतरा समय समय पर सिर उठाता रहा है। वर्ष 2020 के दौरान गलवान गलवान में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़पों के बाद अब तिब्बत से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी ALC भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की तरह ही सैन्य दृष्टिकोण संवेदनशील हो उठी है। इनका कहना है कि जो भारत पाकिस्तान के साथ जैसे सीमा में कॉन्फ्लिक्ट है, उससे वही जो है वैसी जो है चुनौती हमारा जो सीमा चीन के साथ लगता है उसका भी है। उससे ज्यादा संवेदनशील भी माना जा सकता है। पिछले 3 साल में वहां निरंतर युद्ध स्तरीय सैन्य तैनाती बनाए रखनी पड़ी रही है। ऐसी स्थिति में अब भारत की पूर्वी सीमाओं पर भी संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। भारत की पूर्वी सीमाओं से लगने वाले म्यांमार के इलाकों पर आजकल गृह युद्ध जैसे हालात हैं। म्यांमार में अभी गृह युद्ध है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां से म्यांमार के अधिकांश शरणार्थी भारत में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करेंगे तो वहां पे जो लोकलों के अधिकारों का हनन करेंगे। इससे पूर्वोत्तर भारत की शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकती है, हो रही है। इस कारण सीमा प्रबंधन का काम जटिल हो गया है, जिससे केंद्र और राज्यों के संबंध प्रभावित हो रहे हैं। शरणार्थियों की आड़ में अवांछित तत्व भी चले आ रहे हैं। इस संवेदनशील सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं। 2021 में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद से वहां के विभिन्न जनजातीय उग्रवादियों ने एक गठजोड़ बनाकर म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। इनमें से अधिकतर भारत के उत्तर पूर्वी सीमा से लगने वाले म्यांमार के प्रदेशों में सक्रिय रहे हैं। क्योंकि ये गुट तथाकथित रूप से सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो विश्व भर में लोकतंत्र के प्रसार के नाम पर दुकान चलाने वाले पश्चिमी देशों के NGO नेटवर्क का इन उग्रवादियों को पूरा समर्थन मिला हुआ है। इन जनजातियों का कई दशकों से ईसाई मिशनरियों ने पूरा जोर लगाकर मंत्रांतरण कराया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मिशनरी लाबी का भी इन्हें साथ मिला हुआ है। वे पश्चिमी देशों के इन गुटों के समर्थन से पैसा और सहानुभूति दोनों जुटा रहे हैं। इसके दम पर वे म्यांमार की सेना के विरुद्ध अत्याधुनिक हथियारों और ड्रोन तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उग्रवादी भारत की सीमा के निकट म्यांमार की सेना के विरुद्ध अत्याधुनिक सरकार और ड्रोन तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उग्रवादी कहा जा रहा है कि जो वहां पे सरकार के विरुद्ध जो सेना की सरकार के विरुद्ध जो हो रहे हैं, उनको पश्चिमी देशों के द्वारा जो है
सपोर्ट दिया जा रहा है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे वहाँ पे हिंसा और बढ़ती नजर आ रही है। ये वहाँ की म्यांमार के साथ साथ भारत की पूर्वी सीमा पर भी चुनौती बढ़ गई है। अब पूर्वी सीमा से सटे देश बांग्लादेश में भी हालात कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। वहाँ चुनाव निकट है और पश्चिमी देश शेख हसीना सरकार को वापस आता नहीं देखना चाहते हैं। शेख हसीना का आरोप है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश उनकी सरकार का तख्ता पलटकर विपक्ष को सत्ता में लाना चाहते हैं। बांग्लादेश में विपक्ष की नेता खालिदा जिया हैं, जिन्हें कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों और सेना के चरमपंथी इस्लामिक तत्वों का समर्थन हासिल है। वैसे बांग्लादेश में चाहे जिस पार्टी की सरकार हो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न होता ही है। इसके बावजूद तुलनात्मक रूप से शेख हसीना ने भारत के लिए बेहतर विकल्प रही हैं, क्योंकि उन्होंने जहां तक संभव हो सका है इस्लामिक कट्टरपंथियों और पाकिस्तान परस्त तत्वों पर लगाम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने 1971 की युद्ध अपराधियों को फांसी के तख्ते तक भी पहुंचाया है। कि उलट अगर खालिदा या सत्ता में आती हैं, इस्लामिक चरमपंथियों और पाकिस्तान की बांग्लादेशी सत्ता पर पकड़ मजबूत। अमेरिका शेख हसीना सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और निष्पक्ष चुनावों को रोकने के लिए पक्षी दलों के दमन के आरोप लगा रहा है। सही है कि शेख हसीना सरकार ने लगभग 10,000 विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, लेकिन इनमें से अधिकांश वही हैं जो जमात ए इस्लामी और बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के सदस्य हैं। ये लोग 1971 से तमाम नरसंहारों, हत्याकांडों और उपद्रवों में शामिल रहे, इसलिए उनके स्वतंत्र रहते हुए निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं। और अगली अगर पिछली बार की तरह खालिदा जिया की पार्टी पीएनपी बार भी चुनाव का बहिष्कार करती है तो वह भी गुस्से और कट्टरपंथ को ही हवा देगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगले 5 वर्षों में बांग्लादेश को लेकर भी भारत को चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारत म्यांमार और बांग्लादेश की कायम इन संकटों का दीर्घकालिक समाधान तलाशने का प्रयास करे, अन्यथा पूर्वी मोर्चे पर भी उनके लिए जो है बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो बांग्लादेश में होने वाले चुनाव और म्यांमार में होने वाले सैन्य विद्रोह, इनसे जो है अधिक से जो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करने वाले राज्यों में साझा करने वाले राज्यों से बैठी बढ़ सकती है और साथ ही साथ जो है उसका पलायन भारत में बढ़ सकता है। शरणार्थी समस्या और साथ ही साथ ड्रग्स ड्रग्स जो सप्लाई है वो बढ़ सकता है और आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती मिल सकती है। भारत को बांग्लादेश से सटे सीमाओं पर साथ ही साथ जो है म्यांमार से सटे सीमाओं पर सुरक्षा पाबंदी बढ़ाने और सुरक्षा कड़ी जो है और मजबूत करने की जरूरत है। जो है आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा से लिंक किया जा सकता है। सेकंड आर्टिकल हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है। सरकारी अस्पतालों में अधिकांश चिकित्सक जैसे जैसे वरिष्ठ पदों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वे मरीजों का इलाज करने के प्रति उदासीन होने लगते हैं। ये हमारी आज की भी इरोनिक कंडीशन है भारत की। जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं सरकार छोटे और सरकारी अस्पताल में मरीजों को कम देखने आते हैं, कम उनके ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और वरिष्ठ चिकित्सकों को निर्देश दिया है कि वह ओपीडी में जाकर मरीजों की जरूर देखें। इससे दो तरह के फायदे होंगे, एक तो मरीजों के अनुभव का लाभ मिल सकेगा, दूसरा उनके सानिध्य में जूनियर डॉक्टर्स की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही वे अपने जूनियर के लिए प्रेरणा बनेंगे। परिसर के साथ सार्थक परंपरा विकसित
सीनियर के ओपीडी में देख जूनियर भी आगे चलकर ऐसा ही करेंगे। सीनियर डॉक्टर मरीजों के आधार पर अपने अनुभव से केस स्टडी भी तैयार कर सकेंगे, जो चिकित्सा जगत के लिए उपयोगी होगी। किसी भी डॉक्टर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका मूल काम मरीजों का उपचार करना है और इसी उद्देश्य से की नियुक्ति की गई है। उसके लिए यह सबसे बड़ा धर्म है। पद जाकर खुद को ब्यूरोक्रेट मान लेने की प्रवृत्ति उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल या विभाग के प्रशासनिक पदों पर पहुंचने वाले सभी चिकित्सक मरीजों का अनदेखी करते हैं। कुछ सीएमएस और प्रिंसिपल अपनी व्यस्तता के बावजूद मरीजों के लिए समय निकालते हैं। ऐसे चिकित्सकों का समाज में मान सम्मान भी अधिक है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से मरीजों और तीमारदारों से अच्छा व्यवहार की भी उपेक्षा की है। एक चिकित्सक का मानवीय और संवेदना भरा व्यवहार किसी भी बीमार का आधा रोग ठीक कर देता है। ईश्वर से मानवीय सेवा का निमित्त बनाते हुए चिकित्सकों को लोगों की सेवा का मौका दिया तो अपना महत्व समझना होगा। ये आर्टिकल जीएस पेपर 4 के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 4 में जो मेडिकल इथिक्स है कि डॉक्टरों का क्या धर्म बनता है, अपनी प्रॉफिट और प्रोफेशनल के बीच गैप कैसे रखें, ये जो है उनके लिए है। तो इसको जीएस पेपर 4 से रिलेट किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण न्यूज जो पर्यावरण जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण न्यूज है। ग्रीन क्रेडिट पहल से पर्यावरण संरक्षण। दुबई में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के समक्ष कार्बन उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने के निमित्त ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए व्यक्तियों, संगठन एवं उद्योगों को कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, जिससे वे व्यावसायिक हित में इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की शुरुआत इसी वर्ष केंद्रीय मंत्रालय और वन मंत्रालय द्वारा की गई। हालांकि अवधारणा 1992 के क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान सामने आई थी। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पौधारोपण, जल प्रबंधन, सतत कृषि, प्रदूषण और मैंग्रोव संरक्षण जैसी 8 गतिविधियां सम्मिलित है। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई करने पर जोर देती है। इससे हरित आवरण में वृद्धि होगी और बंजर भूमि का दायरा कम होगा। इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा कम किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट की चाहत में पौधारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण में रफ्तार और देश भर में हरित आवरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं जल संसाधन के संरक्षण संचयन पर ध्यान देने से देश में जल दुर्बलता की समस्या को दूर किया जा सकता है। सतत कृषि को बढ़ावा देने से तात्पर्य उन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जिससे मृदा की उर्वरता व अनाज की पौष्टिकता को बरकरार रखते हुए प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा सके। वहीं अपशिष्ट प्रबंधन जोर आधारित ग्रीन क्रेडिट अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ व बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जिससे उसका संग्रह, पृथक्करण व उपचार सुनिश्चित किया जा सके, पृथ्वी को स्वच्छ बनाया जा सके। प्रदूषण को कम करने के उपायों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को क्रेडिट प्रदान कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करना भी इसका उद्देश्य है। अब पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को जब व्यावसायिक लाभ से जोड़ा जाता है तो ऐसी गतिविधियों में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। बहरहाल भारत की तर्ज पर दुनिया के विभिन्न देशों को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अपनाना चाहिए। जब पर्यावरण संरक्षण के लिए इनके तहत इस तरह के कार्यक्रम लागू किए जाते हैं तो देश भर में पर्यावरण संरक्षण एक नई चेतना और ऊर्जा का विकास होता है। पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है, लिहाजा इसमें हमें ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। जब पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी एक व्यक्तिगत रूप से ना कि राष्ट्र के आ जाता है, तो अगर राष्ट्र की जवाबदारी को नजरअंदाज करते हुए खुद की व्यक्तिगत जवाबदारी को अगर ज्यादा महत्व दिया जाता है तो पर्यावरण ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा अधिक दक्ष से जो है
पर्यावरण में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत की जो पेशकश है, भारत की जो शिरकत है, जो भारत की जो पहल है, जो ग्रीन क्रेडिट की, ये महत्वपूर्ण पहल है। इस सभी देशों को अपनाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे जलवायु परिवर्तन जैसे को प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, जिससे जो है पूरे विश्व की मानव जाति की रक्षा की जा सके। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं कल के न्यूज में, कल के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। अगर आपको मेरा सेशन, मेरा इनिशिएट पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा और क्या सुधार की जरूरत है, क्या कमी है, उन सबको मेरे एक पॉइंट को रिवील जरूर करना। वीडियो में आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।